Hello class, welcome to your social studies online class. So let's continue the chapter first of history. Page number 91, the Battle of Plassey. The battle took place on June 23rd, 1757 at Plassey. ये battle कब start हुई थी? 23rd June 1757 at Plassey, West Bengal on the bank of Bhagirathi River. किसके बीच में हुई थी? द ओपोनेंट्स वेयर सिराजुद्दौला, द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. जो सिराजुद्दौला थे, जो लास्ट नवाब थे बंगाल के, उनके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये वॉर हुई थी. द बैटल वेयर वॉज ड्यूरिंग द 7-year वॉर इन यूरोप. The French East India Company sent a small contingent to fight against the British East India Company. और लास्ट में क्या था? जो नवाब थे, जो सिराजुद्दौला थे, वो ये बैटल हार गए थे और ये पूरी जो कंपनी थी वो किसके हाथ में आ गई थी? जो किंगडम थी वो किसके हाथ में आ गई थी? इन द ब्रिटिशर्स. नेक्स्ट इज बैटल ऑफ बक्सर. The Battle of Buxar was started in 1764 and fought between the force under the command of the British East India Company on the one side and the combined armies of Mir Qasim, Nawab of Bengal, Suja-ud-Dawla, the Nawab of Awadh, Shah Alam II and the Mughal Emperor. So Battle of Buxar किन किन के बीच में लड़ी गई थी? एक साइड पे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी साइड पे एक कंबाइंड ग्रुप था, एक कंबाइंड आर्मी थी. किसकी? मीर कासिम, सुजा-उद-दौला, शाह आलम एंड द मुगल एम्परर. द बैटल फॉट एट बक्सर, बिहार, अ टाउन लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, वॉज डिसीव बैटल वॉन बाय द फोर्सेस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और ये बैटल भी किसने विन की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने. He also agreed to give the areas of Allahabad, Kara and Mughal Emperor Shah Alam, the Nawab of Awadh, became totally dependent upon the country. एंग्लो मैसूर वॉर. इसके बाद कंटिन्यूटी में कौन सी वॉर हुई थी? द एंग्लो मैसूर वॉर बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ये मैसूर किंगडम, वहाँ के जो किंग थे उनके बीच में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये वॉर हुई थी, द एंग्लो मैसूर वॉर. नेक्स्ट इज व्हाई डिड ईस्ट इंडिया कंपनी कन्फ्रंट विथ मैसूर. ईस्ट इंडिया कंपनी चैलेंज क्यों दे रही थी मैसूर को? बिकॉज Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali and his son Tipu Sultan. क्योंकि मैसूर डे बाय डे अपनी स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा था, क्योंकि वहाँ के जो रूलर थे हैदर अली और एंड हिज सन टीपू सुल्तान. Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast where the company purchased pepper and cardamom. मैसूर ही कंट्रोल कर रहा था जो भी वहाँ ट्रेड हो रहा था मालाबार कोस्ट में, जो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से क्या परचेज करी थी? पेपर एंड कार्डेमम. So these are the reasons, that is why East India Company facing challenges with Mysore. Next is Anglo-Maratha War struggle with the Maratha. The war between the Maratha people and troops means group, of English East India Company were known as Anglo-Maratha War. जो मराठा पीपल थे, उनके जो ट्रूप्स थे, जो सोल्जर्स थे, वो जो लार्ज ग्रुप्स में थे, डिफरेंट ग्रुप्स में थे, उनके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो वॉर हुई थी उसको एंग्लो मराठा वॉर बोलते हैं. बाय द लेट 18th century the Maratha Hindus divided into over 90 clans. Clans mean group of families related to each other. एक बड़ी कोई फैमिली है, उसमें हर एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेटेड है, दैट इज़ नोन एज क्लैन.
In 1817, company troops under Lord Hastings invaded Maratha kingdoms and finally made British power dominant within the subcontinent. Now the relation with the Sikh. The Sikh were the finest soldier in India. They always supported Ranjit Singh to bring the whole of Punjab under his control. He was a chief of शुक्राचार्य मिसल. जो सिख थे वो सबसे फाइनेस्ट सोल्जर्स थे इंडिया के, और ये ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि इसका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन थे? रंजीत सिंह, क्योंकि उन्होंने पूरे पंजाब को अपने कंट्रोल में लिया था. एंड ही वॉज अ चीफ ऑफ शुक्राचार्य मिसल. He brought the whole Punjab under his control up to river Satluj. उन्होंने पूरे पंजाब पे कंट्रोल कर रखा था अप टू रिवर सतलज. रंजीत सिंह was the only child of Maha Singh, on whose death in 1792 the became chief of the Shukracharya Misal, a Sikh group. रंजीत सिंह सिंगल चाइल्ड थे महा सिंह के, और उनकी डेथ के बाद, उनके फादर की डेथ के बाद रंजीत सिंह ही चीफ बने थे शुक्राचार्य मिसल के, जो कि एक सिख ग्रुप था. ही वॉज वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, ड्यू टू विच ही वॉज कॉल्ड द लायन ऑफ पंजाब. और रंजीत सिंह बहुत ब्रेव थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए उनको लायन ऑफ पंजाब भी बोला जाता था. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी. It was really a starting speed at which the company completed its conquest of India in which a short period. During this period, slowly and gradually, the British government took administration of India in his hands and established its control over the affairs of the company till it was abolished in 1858. So, धीरे धीरे डिफरेंट बैटल्स के थ्रू कंपनी ने पूरा, जो ब्रिटिश कंपनी थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में ले लिया था और अपना इस्टेब्लिश कर दिया था अपना कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप अंडर द कंपनी. Warren Hastings showed his anxiety to take over the administrative work from the Nawab. It was however Lord Cornwall 1786 से 93 तक इन्होंने इंडिया में ये थे, who succeeded in placing the company administration on the sound footing. Being foreigners, the English could not win the heart of people, but they wanted to maintain peace, law and order, so they needed a well-organized civil service, police, army and judiciary. कंपनी ने अपना रूल तो इस्टेब्लिश कर दिया था इंडिया में, मगर जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ के जो पब्लिक थी, वो ज़्यादा पसंद नहीं कर रही थी इनको. इसीलिए ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इंडिया में पीस रहे, हार्मनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इन सारी चीज़ों की वजह से एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक वेल ऑर्गेनाइज सिविल सर्विस, पुलिस, आर्मी और जुडिशरी की, जिससे इंडिया में एक पीस रहे ब्रिटिशर्स के रूल में भी. द सिविल सर्विस. The civil service was the steel frame of the British administration in India. सिविल सर्विस ब्रिटिशर्स ने ही इस्टेब्लिश की थी इंडिया में. लॉर्ड कॉर्नवेल वॉज द रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश सिविल सर्विस इन इंडिया. लॉर्ड कॉर्नवेल रियल फाउंडर थे ब्रिटिश सिविल सर्विसेज के इन इंडिया में. इन्होंने ही, लॉर्ड कॉर्नवेल ने ही सिविल सर्विस सिस्टम को इंडिया में सेटअप किया. दिस सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन वॉज फॉलोड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अप टू 1853. आफ्टर दिस द कैंडिडेट्स ऑफ सिविल सर्विस हैज़ टू पास द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विच वॉज कॉल्ड द ICS एग्जामिनेशन, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. सो इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हेल्ड कराया गया. उसमें जो भी अच्छे से परफॉर्म करेगा, सक्सेस करेगा, उनको सिविल सर्विस में सिलेक्शन दिया जाने लगा. आफ्टर दिस द आर्मी which was the second most important factor of the British rule in India, also played a major role in the expansion of the British rule in India. It protected the company from its European rivals.
आर्मी ने जो ब्रिटिश कंपनी थी उनको जो राइवल कंपनीज थी उससे प्रोटेक्ट किया। राइवल कंपनीज कौन कौन सी थी? डच, फ्रेंच और पोर्चुगीज़। और जिन्होंने भी इनके अगेंस्ट में, इस कंपनी के अगेंस्ट में अगर कोई वॉर या फिर कोई भी क्वेश्चन रेस किया, उनको क्रश कर दिया गया, उनके हेड्स को मीन्स उनको प्रेशराइज करके, थ्रेटन करके उनको अपने क्वेश्चंस को रेस नहीं करने दिया गया। देयर वॉज अ ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द सैलरी ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स। लेकिन आर्मी में भी एक डिस्पैरिटी होती थी, एक डिफरेंस रखा गया था जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी सैलरी में और जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनकी सैलरी में। द मैक्सिमम पे गिवन टू देम वॉज ₹300 पर मंथ। 300 पर मंथ दिया जाता था। द हाइएस्ट पोस्ट इन द आर्मी विच वॉज गिवन टू द इंडियंस वॉज दैट ऑफ सूबेदार, but as a strategy the company could not avoid the discrimination against the Indian and therefore it debarred them from the high post. So उनको हाई पोस्ट से इंडियंस को कभी भी हाई पोस्ट पे नहीं रखा जाता था, उनको हमेशा लोअर पोस्ट पे रखा जाता था। These two factors became responsible for the revolt of the 1857 अगेंस्ट दैम। और यही सारे फैक्टर्स थे, मेनली 2 ये बेसिक फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सोल्जर्स ने भी रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया गया था अगेंस्ट इंग्लिश ब्रिटिशर्स इन 1857। नेक्स्ट इज़ द पुलिस। द पुलिस whose aim was to establish law and order in the state after conquering it was the third important pillar or the factor of the expansion of the British एम्पायर इन इंडिया। सो पुलिस थर्ड पिलर था जो ब्रिटिश एम्पायर सेटअप हो रहा था इंडिया में उसके लिए। बट इसमें भी बहुत ज़्यादा करप्शन फेस करना पड़ रहा था, या जो डिस्क्रिमिनेशन था वो फेस करना पड़ रहा था बिटवीन द इंडियन पुलिस एंड द ब्रिटिशर पुलिस। नेक्स्ट इज़ द जुडिशियल सर्विस। In 1833, the Indian Law Commission was set up to codify the Indian system of law and court procedure. It gave the Indians a sense of security. This codification of law was known as the rule of law, which meant that everyone was considered equal in the eye of law. सो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे भी इनजस्टिस करने की बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि वो अपने ब्रिटिशर्स को जुडिशियल सिस्टम में रख सकें और इंडियंस को ना रखें। बट इन 1833 इंडियन लॉ कमीशन सेटअप हुआ जिसमें कि ये रूल था कि लॉ के सामने, लॉ की आई में सारे ही इक्वल हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मेथड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश टेरिटरीज़ इन इंडिया। इंग्लिश टेरिटरी का एक्सपेंशन कैसे था, उनका क्या मेथड था? बाय कॉन्क्वेस्ट, कि वो फोर्ट और वॉर के थ्रू कॉन्क्वेस्ट करके कर सकें। एंड सेकेंड इज़ बाय सब्सिडरी अलायंस। अलायंस के थ्रू मीन्स वो एक प्रपोज़ल लेके अगर किसी किंग के पास जा रहे हैं, वो किंग ईजी वे मीन्स वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट करके उन ब्रिटिशर्स के साथ में एक साथ होकर के आ जाए, जिसकी वजह से उनका ब्रिटिशर्स का जो एक्सपेंशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाए। लॉर्ड वेल्सली adopted the system of subsidiary alliance with the purpose of controlling the native powers, effectively organizing a strong English army. लॉर्ड वेल्सले ने ये अडॉप्ट किया था इस सिस्टम को, सब्सिडरी अलायंस को, कि जिससे जो नेटिव पावर हैं, जो छोटी छोटी जो लोकल पावर्स हैं जो इंडिया की, उसको वो कंट्रोल कर सकें और अपना इंग्लिश आर्मी को ऑर्गेनाइज वे में, कंट्रोल वे में वहाँ पे स्प्रेड कर सकें। द फॉलोइंग वेर द मेन फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी। कौन कौन से मेन फीचर्स थे इस पॉलिसी के? एनी इंडियन रूलर हु एंटर्ड इनटू द सब्सिडरी अलायंस विद द इंग्लिश वुड गिव मनी एंड सम टेरिटरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश कंपनी। जो भी इंडियन रूलर्स उनके साथ इस सब्सिडरी अलायंस में आता है, उस प्रपोज़ल में ऐड होता है, तो उसको थोड़ी मनी दी जाएगी और
टेरिटरी एक दी जाएगी, उसमें उनको ब्रिटिश कंपनी को मेंटेन करना होगा. सच रूलर वुड नाइदर एंटर इनटू एनी अदर अलायंस विथ एनी अदर पावर. जो भी रूलर्स ब्रिटिशर्स के साथ में आएंगे उनको किसी और रूल के साथ, किसी अदर पावर के साथ अलायंस में जाने को परमिशन नहीं है. थर्ड, दे वुड कीप अ ब्रिटिश रेजिस्टेंट एट देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स. फोर्थ, दे वुड नॉट एम्प्लॉय एनी नॉन इंग्लिश यूरोपियन इफ़ दे वेर ऑलरेडी, दे वुड डिसमिस देम. और जितने भी किंग्स या किंगडम इंडियन रूलर्स इस पॉलिसी में आएंगे, इस अलायंस में आएंगे, वो ब्रिटिशर्स के अलावा किसी को भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते हैं, जॉब ऑफ़र नहीं कर सकते हैं. एंड इन केस अगर किसी इंडियन को या अदर किसी को उन्होंने जॉब वो ऑफ़र कर रखी है तो उनको उसे हटाना होगा. The Nizam of Hyderabad was the first to enter into this alliance. जो निज़ाम थे हैदराबाद के वो फर्स्ट थे जो कि इस अलायंस में आए थे. टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, बट after the British victory in the Fourth Anglo-Mysore War, Mysore was fought to become a subsidiary alliance. Third क्या था? By doctrine of lapse. Doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie. Under this system, if an Indian ruler did not had his own real son, he could not adopt the son of his relative without the sanction of the Governor General. थर्ड डॉक्ट्रिन क्या थी? द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. उसमें क्या सिस्टम था कि अगर किसी भी किंग और क्वीन के कोई रियल सन उनका खुद का नहीं है तो वो किसी भी अदर रिलेटिव के सन को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर हिज किंगडम यूज्ड टू एनेक्स टू द इंग्लिश टेरिटरी. In this way, the company annexed Satara, Nagpur, Jhansi, Jaipur, Udaipur, Sambhal and Bhagat. Fourth is a leaked misgovernment. अगर कोई भी किंग और अपने किंगडम को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या फिर उसको स्प्रेड अच्छे से, ब्रिटिशर्स का जो एक्सपेंशन है उसको स्प्रेड नहीं कर पा रहा है तो उसका किंगडम उससे ले लिया जाएगा, एनेक्स्ड कर लिया जाएगा, एज दे डिड इन द केस ऑफ ओध. और ऐसा ही ओध एक किंगडम था उसके साथ हुआ जहाँ पे मिस गवर्नमेंट के थ्रू ओध को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया. सो टुडे we have completed this chapter, and in our next class we will do question and answer and exercises of this chapter.